नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राहु केतु है क्या। जैसा कि आपने हेडिंग में देखा है, ज्योतिष के इतिहास में आज तक कोई समझा ही नहीं पाया कि राहु केतु है क्या, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति है, किस प्रकार से इसका मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आखिर इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में किस तरफ है और किस कारण से है। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आज आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि आखिर राहु केतु है क्या और इसका कितना ज्यादा प्रभाव मनुष्य के जीवन के ऊपर है, यह आपको अवश्य समझनी चाहिए। अगर आप आज इस चीजों को समझ जाएंगे तो कभी भी आपको जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि राहु केतु आखिर है क्या। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु वह कक्षा को कहते हैं जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। जी हां, और यह कैसे होगा आपको मैं समझाता हूं और यह भी बताऊंगा कि इसका प्रभाव आखिर मनुष्य के जीवन पे क्यों इतना पड़ता है। क्या वाकई में राहु और केतु इंसान के बुद्धि को भ्रष्ट करता है? मैं बोलूं हां, बिल्कुल 100% भ्रष्ट करता है। क्यों ऐसा आप समझिए। पहले हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। 100% सही है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि सूर्य कभी किसी का चक्कर नहीं लगाता। जी हां, लोग बोलते हैं कि सूर्य की महादशा 7 वर्ष की होती है। प्रिय दर्शकों, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, सभी ग्रहों के मध्य में सूर्य विराजमान है। सूर्य स्थिर ग्रह है, वह नहीं चलता है। ज्योतिष शास्त्र में उसके मैथ को आसान बना दिया जाए, उसके कैलकुलेशन को इजी कर दिया जाए, इसी कारण से सूर्य को चलमान दिखाया जाता है, अर्थात राशि को परिवर्तित करने का दिखाया जाता है। जबकि सूर्य राशि को परिवर्तित नहीं करता है, पृथ्वी राशि को परिवर्तित करता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। आप इस चीजों को समझिएगा। यही कारण है कि पृथ्वी जो जिन राशियों को पार करता है वह हम लोगों के ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को दिखाया जाता है। जो नए नए ज्योतिष के क्षेत्र में है, मेरी बातों को समझिए। वीडियो बहुत बृहद तरीके से बनाने वाला हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत फास्ट बोलते हैं, इसलिए समय लगे तो, लेकिन अगर आज इस चीजों को समझ गए तो ज्योतिष के क्षेत्र में कम से कम कुछ योगदान तो मेरा अवश्य आपको आगे बढ़ने में रहेगा। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य जो है उस दशा को पूरा करता है, लेकिन मैथ को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, सूर्य को चलयमान दिखा दिया गया, जबकि सूर्य कभी किसी राशि को चेंज नहीं करता है। आगे की बात सुनिए। सूर्य जो है मध्य में स्थित है, सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक में चंद्रमा है और चंद्रमा और सूर्य दोनों सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और अब देखिए, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब पृथ्वी और सूर्य दोनों जब सूर्य का एक साथ चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है। होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी माफ करेंगे, सूर्य का चक्कर लगाने में चंद्रमा और पृथ्वी जब एक वृत्ताकार से चक्कर लगाते रहता है, समझते जाएंगे। जब सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी और चंद्रमा एक वृत्ताकार से जो है चक्कर लगाते जा रहा है, चक्कर लगाते जा रहा है। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि नक्षत्र जो है, एक बात समझिएगा, आज पहले आप बताता हूं आपको। नक्षत्र राशियों का जो नक्षत्र है वह इस तरीके से ब्रह्मांड में बिछा हुआ है, यानी सीधा है, सीधा, याद रखिएगा, एकदम सीधा है। और ग्रह जो है वह इस प्रकार से चलता है। यही कारण है कि एक तरफ सारे ग्रह होते हैं तो उत्तरायण और दूसरे तरफ दक्षिणायन होता है। पूरी राशियों को 12 भाग में बांटा गया है। एक तरफ 6 राशि होती है, दूसरी तरफ 6 राशि होती है। यह समझ लीजिए अब आपको। अब मैं आपको समझाता हूं कि पृथ्वी, यह देखिए, यह हमारा पृथ्वी है और यह जो है हमारा चंद्रमा है। यह दोनों जो है परिक्रमा सूर्य का कर रहा है। यह दोनों के परिक्रमा के दौरान, यह दोनों के परिक्रमा के दौरान यह हमेशा घटित होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं, बड़ा छोटा तो होना ही होना है। तो पृथ्वी का और चंद्रमा का जो यह वृत्ताकार
जो भ्रमण हो रहा है सूर्य का, इसके मध्य में एक कटाव उत्पन्न होता है। अब देखिए, यह कटाव यहां पे उत्पन्न हो रहा है, यह कटाव यहां पे उत्पन्न हो रहा है। हालांकि यह कटाव यहां पे भी उत्पन्न हो रहा है और यह कटाव यहां पे भी उत्पन्न हो रहा है, परंतु इन स्थानों पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। लेकिन यह जो कटाव उत्पन्न होता है, इस जगहों पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। यही कारण है कि यहां के स्थान को और यहां के स्थान को पूर्णतः प्रकाशहीन हो जाता है। यही कारण है कि इस स्थान को जो है अप्रकाशित बिंदु बोलते हैं, अप्रकाशित बिंदु, और यह जो है जीवन भर के लिए होता है। अब सुनिए, यहां पे बहुत सारी बातें मैं आपको आज समझाने वाला हूं। चंद्रमा इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी भी परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा तो सूर्य का हो रहा है। यही कारण है कि ये दोनों के बीच में एक कटाव उत्पन्न होता है। ऑब्वियसली अगर कोई ग्रह है और यह भी है, अगर वह दोनों परिक्रमा कर रहा है तो दोनों के पॉइंट के बीच में जो कटाव आ रहा है वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सूर्य जो है मध्य में स्थित है। और अगर मध्य में कोई स्थित है, उसके आगे ग्रह रहेगा और उसके पीछे ग्रह रहेगा। एकदम आप समझिएगा, सूर्य मध्य में स्थित है, उसके आगे ग्रह है, उसके पीछे ग्रह है, और दोनों घूम रहा है, एकदम घूमते चला जा रहा है, घूमते चला जा रहा है। तो उसके नीचे पॉइंट में कटाव आ रहा है, उसके ऊपर पॉइंट में कटाव आ रहा है। तो इधर से प्रकाश जो है आप समझिए कि चंद्र के तरफ और उसके बाद पृथ्वी की तरफ आने का संभावना है। तो ऊपर नीचे के स्थान पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। यही कारण है कि वह स्थान घोर अंधेरा है, जिसको बोलते हैं अप्रकाशित बिंदु। इसे अप्रकाशित बिंदु बोला जाता है। एक्चुअल में राहु केतु कहां से आया यह भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु इस स्थान को क्या बोलते हैं आपको सुनना चाहिए। अब सुनिए, चूंकि यह अप्रकाशित बिंदु है तो इसको बोलते हैं सॉडी प्लैनेट्स। समझिएगा, सॉडी प्लैनेट, SHOWDY, सॉडी प्लैनेट्स, अप्रकाशित ग्रह। यानी इस क्षेत्र पे जो है प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब आप समझिएगा, मैंने आपको बोला कि सारे राशियां जो हैं वह इस प्रकार से सीधा स्थित है। सारी राशियां जो है वो इस प्रकार से सीधा स्थित है। तो यह बिंदु का जो कटाव होता है दर्शकों, वह हमेशा 6 राशियों के मध्य में होता है। यह जब भी होता है तो 6 राशियों के मध्य में होता है। यही कारण है कि हमेशा यह दोनों ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पे बैठते हैं। यानी मेष राशि में बैठेगा तो वह तुला राशि में बैठेगा, 6 राशि डिवाइड हो गया। यही कारण है कि यह दोनों हमेशा एक दूसरे को देखते हैं। अब सुनिए, एक्चुअली में क्या होता है कि यह दक्षिण पात है और यह उत्तर पात है। मैंने बताया कि दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। तो यह यह उत्तर पात है और यह दक्षिण पात है, जिसे बोला जाता है असेंडिंग नोड और इसको बोला जाता है डिसेंडिंग नोड। यानी दक्षिणी पात और असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड जो है, यहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और यह हमेशा जो है राशियों के मध्य में रहता है। तो यही कारण है कि समझ लीजिए कि यह जो है राहु और केतु हुई। अब मैं बात करता हूं वैदिक शास्त्र की। वैदिक शास्त्र बोलता है राक्षस था जिसके गले काट दिए गए, समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बाद में ये मैं आपको बताऊंगा। जिसके गला काट दिया गया, सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु को बोला, गुरु को बोला, गुरु जी ने, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से दोनों का गला काट दिया, तो उसको राहु केतु के नाम पे स्थिर कर दिया गया। इसके पीछे 2 लॉजिक है दर्शकों। पहला बात कि मैं अंधविश्वास ज्योतिष नहीं हूं। दूसरा बात एस्ट्रोलॉजी साइंस है, इस चीज को तो मान लीजिए। तीसरा बात रहा है कि इसका वैदिक कितना संबंध है, यह मैं धीरे धीरे रिसर्च कर रहा हूं, आपको अवश्य बताऊंगा। अब यहां पे सोचना है, हो सकता है कि उस समय वाकई में अमृत जो है हुआ करता था, लोग अमर हुआ करते थे। तो जब वह अमृत पी लिए तो उस समय वह तो राक्षस थे, तो लोगों को परेशान करेंगे। तो हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा उनको इस स्थानों पे भेज दिया गया जहां वह मनुष्य का कभी भी नुकसान ना पहुंचाए, यह समझ लीजिए। परंतु एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि जहां ग्रहों का प्रभाव, अर्थात जहां सूर्य का प्रकाश जाता है, जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाएगा वह ग्रह एक्टिव होता है। अब सुनिए,
अब यह चीजों को तो आप समझ गए। तो यह नीचे के स्थान को राहु और ऊपर के स्थान को केतु बोला जाता है। अब तो आप समझ गए कि यह कटाव जो है पृथ्वी का ऐसा क्यों हो रहा है कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा सूर्य का जो है चक्र लगा रहा है, हमेशा सूर्य का चक्र लगा रहा है। एकदम समझते जाइए, इस तरीके से ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सोलर सिस्टम इस तरीके से है और राशियां बीच में है। हालांकि मैं आपको यह भी राशि किस तरह से बनता है यह भी आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन एक एक चीज को समझिए। यह समझ में आ गया कि राहु और केतु ये है। इसके अलावा सुनिए कि यह हमेशा 6 राशियों के मध्य में रहता है, मैंने आपको बताया। अब यह हमेशा एक दूसरे के जो है पूरक रहते हैं, यह भी आप समझ गए। हर ग्रह में यह ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण होता है, हर ग्रह और हर ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण होता है। यही कारण है इन लोगों के मध्य में भी जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। समझ लीजिए, एक तरफ खिड़की खुली है और दूसरी तरफ खिड़की खुली हुई है, बीच में ग्रह है तो उधर से भी हवा आएगा इधर से भी आएगा, या तो दोनों बीच में टकराएगा या एक दूसरे को दोनों ढकेलेगा। यही कारण है, ये 100% ये ऑथेंटिक बात है। अगर आप किसी कमरे का सिर्फ एक खिड़की खोल देंगे तो आपको ठंड हवा नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी खिड़की खोल देंगे तो दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। यही कारण है कि इधर और इधर की जो स्थितियां होती हैं वह गुरुत्वाकर्षण ही राहु केतु की दृष्टि कहलाती है। क्योंकि प्रकाश फैलता है, वेब तो जाना ही जाना है, तो यही कारण है कि यह टेढ़ा ग्रह है। तो इसीलिए इसका जो है इफेक्ट जो है यानी इसकी दृष्टि जो होती है 3 होती है, यह तो आप समझ लीजिए। 5वीं दृष्टि को देखता है, 7वीं दृष्टि को देखता है सीधा सीधी, और 9वीं दृष्टि को देखता है। बिल्कुल यह जो है इसकी 5वीं दृष्टि हो गई, यह इसकी 7वीं हो गई, यह 9वीं हो गई। इसी तरीके से इसका प्रभाव चलता है। और इनके मध्य में जो है सारे नक्षत्र बैठे हैं, यानी कभी भी किसी भी राशि में बैठ सकते हैं, क्योंकि सूर्य का तो चक्कर लगा रहा है, और कभी भी कोई राशि मध्य में आ सकता है। यही कारण है कि राहु केतु का प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है। अब सुनिए कि राहु केतु तो मैंने आज आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि एक्चुअली में है क्या, होता क्या है कि यह अप्रकाशित ग्रह है। मैंने बताया 100D कारक ग्रह है। तो होता क्या है 100D प्लेनेट से, जिस स्थान पे राहु केतु विराजमान होता है उस स्थान पे सूर्य का प्रभाव प्रकाश बल नहीं पहुंच पाता है, उस स्थान को यह खा जाता है। यही कारण है कि इसको बोलते हैं मोह माया, इसको बोलते हैं दिखावे का ग्रह, इसको बोलते हैं छल्ली ग्रह। अंधेरा में जहां प्रकाश ना पहुंचे वहां हर प्रकार का गलत कार्य होते हैं, याद रखिएगा। यही कारण है कि जिसका राहु केतु खराब हो जाता है या अच्छा रहता है वह झूठ बोलने में माहिर रहता है, सत्य से जो है वह निर्मित नहीं हो पाता, उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। क्रोध, लोभ, माया हमेशा उसके अंदर भरा रहता है। 6 प्रकार के मनुष्य के जो बोध होते हैं वह भी इसके अंदर होता है। वह तो या तो उसकी चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट कि बुद्धि बल उसको नहीं मिला ना, उस स्थान को बल नहीं मिला, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। अगर हम लोग के मस्तिष्क पे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो हम लोग पागल हो जाएंगे। ग्रहों पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो वह ग्रह जो अनबैलेंस हो जाएगा। यही कारण है कि जिसका राहु केतु खराब हो या अच्छा हुआ झूठ बोलने वाला होता है, वह इंसान जो होता है छल्ली होता है, दिखावा करने वाला होता है, गलत निर्णय लेता है, पारिवारिक विवाद उत्पन्न होता है, वह हाउस को डिस्टर्ब करता है और इंसान को मानसिक तनाव देता है, माता पिता के सुख में कमी करता है, क्योंकि सारा लॉ ऑफ एनर्जी है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जहां सूर्य का बल नहीं पहुंचेगा, जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण नहीं पहुंचेगा, वह ग्रह एक्टिव नहीं होता है। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि यह इंसान को मानसिक तनाव, अस्थिरता भी देता है। अब यहां पे कुछ चीजों को आपको समझनी चाहिए कि धनु राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है राहु, और मिथुन राशि में उच्च का होता है। दर्शकों, इसका अर्थ यह है कि मिथुन राशि में राहु इसलिए उच्च का होता है कि यह छल्ली ग्रह है। मैंने बोला कि झूठा दिखावा करके अपने बातों में मोहने का कारक सिर्फ मिथुन राशि में होता है, क्योंकि वह वाणी के और पराक्रम के कारक होते हैं। और 9वें स्थान में इसलिए वह नीच का होता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास ब्रेन है, और बृहस्पति ने ही उसको उस स्थान पर पहुंचाया है, तो उससे उसकी वैधता है। अर्थात बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण जो है उस स्थान को जो है बर्बाद कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि बृहस्पति जो है शुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह है। केतु इसलिए धनु राशि में जो है
उच्च का होता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, उसको ज्ञान चाहिए, उसको बुद्धि चाहिए, उसको आत्मबल चाहिए। आत्मबल और ज्ञान सिर्फ बृहस्पति ही देते हैं। और मिथुन राशि में इसलिए वह नीच का होता है क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है, कंठ नहीं है, वह बोलेगा कैसे? यही एक लॉजिक है, आप समझ लीजिए। क्योंकि मिथुन राशि वाणी के होते हैं, बुद्धि के होते हैं, तो उसके पास तो मस्तिष्क है ही नहीं, तो वह बुद्धि कहां से लगाएगा? इसीलिए वह उसको जो भी बल मिलता है, यानी जो भी उसको प्रभाव मिलता है, वह बृहस्पति से मिलता है। यही कारण है कि राहु केतु का इंसान के ऊपर इतना प्रभाव होता है कि इसको जो है दोगला ग्रह कहा जाता है, डायवोशी ग्रह कहा जाता है, बर्बादी का कारक कहा जाता है। हालांकि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पे अगर आपका राहु बैठा है तो शुभ फल देगा। इसका अर्थ क्योंकि यह स्थान भी जो है शुभ स्थानों के श्रेणी में आते हैं। तीसरा स्थान पराक्रम को होता है, यह पराक्रम को बढ़ाता है। छठा हाउस क्योंकि खुद ही वह दीप्त हाउस होता है, खुद ही रोग के हाउस होते हैं, तो क्योंकि अगर आप रोगग्रस्त रहेंगे तो जीवन में सक्सेस कैसे करेंगे? शत्रु अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेंगे तो आप सक्सेस कैसे करेंगे? अतः आपको इतना छल और इतना बुद्धि प्रदान करता है कि उस स्थान पे जो आप शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। 10वां हाउस तो हमेशा शुभ होता है और 11वां हाउस हमेशा शुभ होता है, यहां सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। दर्शकों, आज मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया कि एक्चुअली में राहु केतु होता क्या है। आज आपने समझ लिया इस बातों को। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी को अवश्य समझे होंगे, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है, नथिंग प्लैनेट्स। और आध्यात्मिक दृष्टि मैंने बताया कि हो सकता है कि यह हुआ होगा। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आने वाले एपिसोड में मैं उदाहरण के साथ आपको बताने वाला हूं कि वक्री ग्रह वक्री कैसे होता है। अगर आप इस चीज को देख लेंगे तो टॉप क्लास के वक्री ग्रह के बारे में आप नॉलेज वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा, आप ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहिए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं।